नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। वीपो ट्रीटी पर बनी सहमति, 25 सालों तक हुई वार्ता, बायो पायरेसी से मिलेगी मुक्ति। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड का आतंक, सदी की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड, भारत में भी है लैंडस्लाइड का खतरा। और सुप्रीम कोर्ट समर वैकेशन पर, वैकेशन बेंच हुई गठित, सीजेआई ने किया नोटिस जारी। आइए खबरों की शुरुआत करें। 25 सालों तक चली वार्ता और नेगोशिएशंस के बाद फाइनली वीपो के जेनेवा स्थित मुख्यालय में एक संधि संपन्न हो गई है। यह संधि जेनेटिक रिसोर्सेज यानी आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित है। इस संधि को भारत और पूरे ग्लोबल साउथ के लिए कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस संधि के जरिए पहली बार स्थानीय समुदाय और उनके जेनेटिक रिसोर्सेज और जेनेटिक रिसोर्सेज से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा समुदाय में मान्यता मिली है। भारत के लिए तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत लंबे वक्त से अपने पारंपरिक ज्ञान को लेकर वकालत करता रहा है। भारत दुनिया के मेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहां पर जेनेटिक रिसोर्सेज और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की भरमार है। एक बार सरल शब्दों में इस संधि का मकसद समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि नॉर्मल फीवर होने पर हमारे घरों में हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है, जिसे आज आप टर्मरिक लाटे या फिर गोल्डन मिल्क के नाम से भी सुनते होंगे। ये फॉर्मूला हमारी दादी नानी बचपन से आजमा रही हैं। ये एक तरह से हमारे घरों का पारंपरिक ज्ञान है। अब इसे कोई कंपनी हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुणों को समझते हुए पेटेंट करा ले तो ये हमारे लोगों के पारंपरिक ज्ञान के साथ नाइंसाफी होगी। इसे ही बायो पायरेसी कहते हैं। भारत समेत ग्लोबल साउथ के देशों के स्थानिक निवासियों के पास ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज का भंडार है, जिसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पेटेंट करा के बेचने लगती हैं। साथ ही इससे मिलने वाले मुनाफे का फायदा इन स्थानिक लोगों को नहीं होता। इस तरह की बायो पायरेसी को रोकने में ही ये संधि मददगार साबित होगी। यही लड़ाई इतने सालों से भारत समेत ग्लोबल साउथ के देश लड़ रहे थे। बायो पायरेसी ज्ञान का बिना सहमति इस्तेमाल को कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच आगे बढ़ता है। जैसे कि किसी पौधे या फसल के औषधीय गुणों की जानकारी और इस्तेमाल, या फिर किसी जानवर की प्रजाति का इस्तेमाल। इस संधि में इस तरह के नियम हैं कि इस ज्ञान के आधार पर कोई किसी तरह की खोज को बिना उस समुदाय की सहमति के पेटेंट न करा पाए। इस संधि के मुताबिक पेटेंट के लिए अर्जी में यह बताना जरूरी होगा कि संबंधित खोज किस देश के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है और किस समुदाय के लोगों ने अपना पारंपरिक ज्ञान उपलब्ध कराया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह कैसे पता चला कि कंपनीज बायो पायरेसी कर रही हैं। तो सुनिए, साल 1995 में एक केमिकल कंपनी ने नीम के प्रॉपर्टीज को लेकर पेटेंट करा लिया। जी हां, भारत के घर आंगन में पाया जाने वाला नीम, जिसका उपयोग भारत में लोग दातुन से लेकर चोट लगने पर मच्छर भगाने में, यूरिया तक में करते हैं। फिर क्या भारत ने इसके लिए केस लड़ा और फिर पूरे 10 साल के बाद यूरोपीय पेटेंट ऑफिस ने इस पेटेंट को खारिज किया। वीपो की इस संधि पर 150 देशों ने सहमति दी है। इसमें पश्चिम के वे देश भी शामिल हैं जहां की कंपनीज इन ट्रेडिशनल नॉलेज पर बेस्ड चीजों को पेटेंट कराती है, इस पर रिसर्च करती हैं। इसमें ग्लोबल साउथ के वे देश भी शामिल हैं जहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज के भंडार पाए जाते हैं। अब जब संधि को रेटिफाई करने के लिए देश हस्ताक्षर करेंगे तो उन्हें इस बात के लिए राजी होना पड़ेगा कि उनकी कंपनीज पेटेंट कराते वक्त कंट्री ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज का नाम डिस्क्लोज करें। मैंने खबर की शुरुआत में ही एक संस्था वीपो का भी जिक्र किया था। वीपो यूएन के तहत एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था में कुल 193 सदस्य शामिल हैं। भारत वीपो का सदस्य है। वीपो बौद्धिक संपदा से जुड़े मामलों के लिए ग्लोबल फोरम है। साउथ पैसिफिक के आइलैंड देश पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड ने आतंक मचा दिया है। इसमें अभी तक 2000 लोगों की जान जा चुकी है। इसे 21वीं सदी की सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड बताया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी ने इस मौके पर वैश्विक मदद की मांग की है। देखिए, लैंडस्लाइड या भूस्खलन से मतलब है गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के चलते चट्टान, मलबे या पृथ्वी के एक समूह का ढलान से नीचे खिसकना। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन के खतरों के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। लैंडस्लाइड के कारणों की बात करें तो प्राकृतिक कारणों में तो भूकंप और भारी वर्षा आते हैं।
इसके अलावा मानवीय कारणों में अवसंरचना विकास, माइनिंग, असतत पर्यटन और गैर वनीकरण शामिल हैं। पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन की बात करें तो यह देश प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू गिनी आइलैंड के पूर्वी आधे हिस्से में स्थित पापुआ न्यू गिनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है। इसके तहत न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड और बोगनेविले समेत कई छोटे मोटे आइलैंड शामिल हैं। यह देश पर्वतों और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से घिरा हुआ है। आप स्क्रीन पर आ रहे मैप में देख पा रहे होंगे कि इसकी लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ है, इसलिए यहाँ पर कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ये देश सुनामी और भूकंप के लिए वल्नरेबल है। भूकंप के चलते लैंडस्लाइड की भी स्थिति बनती है। रबॉल कार्डेरा यहाँ का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व में सोलोमन आइलैंड स्थित हैं। इसके आसपास मौजूद वाटर बॉडीज में बिस्मार्क सी, सोलोमन सी, कोरल सी, टोरस स्ट्रेट और गल्फ ऑफ पापुआ शामिल हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी लैंडस्लाइड एक बड़ा कंसर्न है। देश का तकरीबन 15% हिस्सा लैंडस्लाइड के लिए वल्नरेबल है। इसमें भी हिमालय और पश्चिमी घाट का क्षेत्र सबसे ज्यादा सुभेद्य है। अकेले 2018 में ही भारत में केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का सामना किया गया था। भारत में अगर लैंडस्लाइड की वजहों की बात करें तो एक रीजन है जलवायु परिवर्तन, जिसके चलते तापमान बढ़ रहा है। बढ़ता तापमान ज्यादा ग्लेशियर को मेल्ट करेगा, जिससे खड़ी ढलानों से बर्फ बहेगी और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ेंगी। दूसरा कारण है हिमालय। देखिए, हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय दो टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जेंस पर स्थित है, जिससे भूकंप की संभावना बनती है, जो अल्टीमेटली लैंडस्लाइड की संभावना को बढ़ाता है। एक और कारण है जनसंख्या का दबाव। दरअसल भारत के पास वैश्विक क्षेत्रफल का केवल 2.4% हिस्सा है, वहीं जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17% के आसपास है। इस जनसंख्या के लिए अवसंरचना का विकास करना पड़ता है, जो कि लैंडस्लाइड के लिए एक रीजन है। समर वेकेशन किसे पसंद नहीं होती, लेकिन स्कूल खत्म होते ही इनसे नाता टूट जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट को समर वेकेशन मिलती है। 20 मई से 7 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन पर है। सुप्रीम कोर्ट की इन छुट्टियों की घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत की। इन छुट्टियों के दौरान कोर्ट में वैकेशन बेंच गठित की गई हैं। वैकेशन बेंच भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट हर साल 2 लंबे ब्रेक लेता है। इनमें समर वेकेशन और विंटर वेकेशन शामिल है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं होता। मतलब ये कि अगर इन वैकेशंस के दौरान कोई सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है तो सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट मामले के आधार पर सुनवाई करता है। लेकिन ये अर्जेंट मामला क्या है, इसकी कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन जैसे रिट से जुड़े मामलों को स्वीकार करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य हैं संजीव सान्याल। उन्होंने इन वैकेशंस को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग हैं, तो लीव पर क्यों जा रहे हैं। ये वही संजीव सान्याल हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले यूपीएससी पर भी कमेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कमेंट पर जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकार को पेंडिंग केसेस की वाकई इतनी चिंता है तो इन केसेस को तयशुदा समय में दायर करना चाहिए। अब इन बहसों में पड़े बिना हम समझते हैं कि भारत में कोर्ट्स में पेंडिंग मामलों की स्थिति क्या है। देखिए, अकेले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है। इनमें 78% मामले सिविल और 22% मामले क्रिमिनल केसेस से संबंधित हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एनजेडीजी यानी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड भी लेकर आया। एनजेडीजी एक नेशनल रिपोजिटरी है। इसमें देश भर के कोर्ट्स में चल रहे लंबित और निपटाए गए मामलों का डेटा स्टोर किया जाता है। इस पर देश भर के डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के केसेस का रियल टाइम डेटा उपलब्ध है। WHO की 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की शुरुआत 27 मई से हो रही है। यह बैठक 27 मई से 1 जून के बीच आयोजित होगी। इसे ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल की थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। बैठक के दौरान ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी लॉन्च करने की तैयारी है, जिसे WHO के 194 सदस्य देशों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस रणनीति के तहत सतत विकास लक्ष्यों के तहत स्वास्थ्य के SDG को पूरा करने की तैयारी है। SDG 3 में अच्छे स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, WHO में प्रशासन के लिए 2 निकाय जिम्मेदार हैं। इन्हीं में से एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड।
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। WHO का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है शहनाई मंडी। आपको साल 2018 में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत जरूर याद होगी। मूवी में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने केवल खली बली ही नहीं किया और भी कई काम किए। इनमें से एक है शहनाई मंडी। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार सुधारों के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 बाजार बनाए थे। एक था अनाजों के लिए, दूसरा कपड़े, शक्कर और मेवे के लिए, तीसरा था घोड़े, दासों और मवेशियों के लिए और चौथा था मिसलेनियस यानी विविध सामानों के लिए। ये सभी बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में आते थे। इसी ऑफिसर को कहा जाता था शहनाई मंडी। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतकर कांस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान हासिल कर लिया है। ऐसा करने वाली ये देश की पहली फिल्म बन गई है। कांस में भारत की पिछली फिल्म स्वहम 30 साल पहले नामित हुई थी। पायल कपाड़िया की फिल्म को कांस 2024 में पाल्मे डी ओर श्रेणी के लिए नामित किया गया था। यह फिल्म 2 नर्सों के जीवन पर केंद्रित है। फिल्म को भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित ऑडियो विजुअल संधि के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधिकारिक इंडो फ्रेंच सह उत्पादन का दर्जा दिया था। इसके अलावा कांस 2024 में चिदानंद एस नाइक की शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने भी ला सिनेफ का प्रथम पुरस्कार जीता। इसके बाद भारतीय अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनसर्टेन रिगार्ड अपने नाम किया। वहीं भारत में जन्मी मानसी माहेश्वरी की एक एनिमेटेड फिल्म बनीहुड ने ला सिनेफ का तीसरा पुरस्कार जीता। फ्रांस के शहर कांस में सालाना कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। इसे 2003 तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहा जाता था। इसमें देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शिरकत करते हैं। इस साल यह फेस्टिवल 4 मई से लेकर 25 मई 2024 तक आयोजित हुआ था। फेस्टिवल बोर्ड हर साल पुरस्कार देने के लिए जूरी का चयन करता है। इस साल इसकी अध्यक्षता अमेरिकी निर्देशक ग्रेटा गेरविग ने की थी। भाला फेंक में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 से खुद को बाहर कर लिया है। दरअसल 2 सप्ताह पहले प्रैक्टिस के दौरान नीरज चोपड़ा को मांसपेशियों में चोट लग गई थी। इसलिए आगामी पेरिस ओलंपिक को देखते हुए उन्होंने ऐसा फैसला किया है। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में होगा। इसमें चोपड़ा से भारत को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो टोक्यो ओलंपिक में जीते गए स्वर्ण पदक को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 एथलेटिक्स मीट का आयोजन 28 मई को चेक गणराज्य में होगा। इस मीट से पहले इस सीजन में नीरज चोपड़ा ने 2 प्रतियोगियों दोहा डायमंड लीग और फेडरेशन कप में हिस्सा लिया है। दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर थ्रो के बाद सिल्वर मेडल उन्होंने जीता, जबकि भुवनेश्वर के फेडरेशन कप में 82.27 मीटर की थ्रो के बाद गोल्ड मेडल जीता। छोटी जोत वाले किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इलेक्ट्रिक टिलर लॉन्च किया है। यह टिलर बेहतर टॉर्क पैदा करने के साथ फील्ड में काम करने की बेहतर दक्षता रखता है। इसमें कंपन कम होता है। यह पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक सिस्टम के तहत चलता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन 80 से 85% तक कम हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक टिलर को छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 80% के करीब है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक इसके इस्तेमाल से उन किसानों की लागत 85% तक घट जाएगी। CCRAS यानी केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 28 मई को आयुर्ज्ञान और तकनीकी नवाचार में फार्मा रिसर्च यानी प्रगति 2024 की मेजबानी कर रहा है। इसका मकसद आयुर्वेद पेशेवरों को स्टार्टअप और इंक्यूबेटिंग सेंटर शुरू करने में सहायता करना तथा आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स में कारोबारी भावना को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम रिसर्च के अवसरों की खोज के साथ साथ CCRAS और आयुर्वेद दवा कारोबार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
इसमें गुणवत्ता नियंत्रण, औषधि मानकीकरण, प्रोडक्ट के विकास और सत्यापन के लिए मजबूत नेटवर्क स्थापित करने पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं वाले औद्योगिक साझेदारों की पहचान की जाएगी तथा औषधि निर्माण और प्रोडक्ट के विकास में रिसर्चर्स के लिए अवसरों की खोज की जाएगी। कुल मिलाकर प्रगति 2024 पहल नेटवर्किंग और संस्थागत संबंधों को बढ़ाएगी। वहीं CCRAS भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की सेवा में 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दी है। इसे सेना नियमावली 1954 के नियम 16A4 के तहत मंजूरी दी गई। जनरल मनोज पांडे को 30 अप्रैल 2022 को थल सेनाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स यानी बॉम्बे सैपर्स के तहत कमीशन किया गया था। थल सेनाध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने से पहले वो थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए थे। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, RRR, कल्कि या फिर द एलिफेंट विस्पर्स। अगला प्रश्न है, न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड और बोगनेविले द्वीप स्थित हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ग्रेफाइट के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चीन, भारत, श्रीलंका या फिर USA, और सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न पूछा था मैंने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय शंघाई में है, ईरान इसके स्थायी सदस्यों में से एक है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी। तो आज न्यूज़ एट 9 में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।